साल से हम लोग इस कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए घर पर इतने सेमिनार्स, इतने ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और उसके अलावा भी सभी सुशिक्षित उच्च विभूषित लोग यहाँ पे मौजूद है। तो ये ऐसा होता है कि जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है तो मेरे मन में तो संगीता भाभी ऐसा ही एक आ जाता है कि अरे यार, अब और सुनना पड़ेगा और नई ज्ञान की बातें अपने को सुननी पड़ेगी। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले एक चीज आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी टेक्निकल ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भारी भरकम शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा, और न ही आपको बोर हो ऐसा कुछ मैं डेंटिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। उसके साथ ही मैं यह भी कोशिश करूंगा कि जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मीठा नहीं खाना, 2 बार ब्रश करना, यूं त्यों, वो चीजों के ऊपर मैं फिर से आप लोगों को न लेके जाऊं। तो फिर हम लोग क्या जानेंगे क्या? तो जैसे आज संगीता भाभी ने बताया कि हम लोगों ने ये जो सीरीज है, मारवाड़ी युवा मंच ने इस सीरीज की शुरुआत ही दांतों के ऑर्गन को लेके, दांतों के टॉपिक को लेके की है। तो ऐसा ही कुछ तो तुलसीदास जी ने भी कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने जो घर का जो मुखिया होता है ना, उसको अपने मुख से, अपने ओरल कैविटी के साथ में उसको कंपेयर किया है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे जो ओरल कैविटी है वो ऐसा समझ लीजिए कि शरीर का मुखिया है, वो अकेला एकमात्र है जो सब चीजें को खाता है, पीता है, और उसी के द्वारा पूरे जो अपने बॉडी के अदर ऑर्गन्स है उनको वो पोषण करता है, उनको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और आखिरी का जो उनका जो शब्द है, तुलसी सहित विवेक, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आज देखिए हम लोग इस मुखिया के मुख में डाल रहे हैं, हम लोग गुटखा, तंबाकू आदि सब चीजें खा रहे हैं, जिससे हमारे पोषण को, अंग को कितनी तकलीफ हो रही है। बट एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि हम लोग उस विषय में नहीं जाएंगे। सबको पता है सुपारी नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, बट जिसको खाना है वो खाएंगे, जिसको नहीं खाना है वो छोड़ देंगे। सिर्फ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको छोड़ने की इच्छा है वो लोगों को उनके डेंटिस्ट हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्यों तुलसी बाबा ने मुख को मुखिया कहा होगा। उसका कारण एक ऐसा है कि जो ओरल डिजीजेस जो है, जो गम्स से रिलेटेड डिजीज है, गम्स है ना हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़ों से रिलेटेड जो डिजीजेस है या जो दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के कारण शारीरिक बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती है। जैसे अल्जीमियर हो सकता है, ब्रेन से जुड़ी हुई दूसरी संबंधित बीमारियां हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, अर्थराइटिस हो सकता है, ये तो एक बहुत प्रूवन फैक्ट है। उसके बाद में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। हमने हमारे बड़े बड़े राजनेताओं को मुख के कैंसर से जूझते हुए देखा है, मुख के कैंसर से जान गंवाते हुए देखा है। हमने हमारे महाराष्ट्र के ही कई सारे बड़े नेताओं को। और आए दिन हम लोग जब टीवी पे, पिक्चरों में देखते हैं तो शुरुआत में जो एडवर्टाइजमेंट बताते हैं तो कैंसर से संबंधित बहुत ज़्यादा हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। आप लोगों को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि डायबिटीज जो है, शक्कर की बीमारी, वो भी दांतों के बीमारी के कारण हो सकती है या उसके कारण वो बढ़ सकती है। तो उसमें शुगर को बढ़ाने में, डायबिटीज को बढ़ाने में आपके दांतों संबंधित बीमारी या मसूड़ों संबंधित बीमारियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हार्ट से संबंधित बीमारी जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ये एक टेक्निकल शब्द मैं इसके लिए यहाँ पे यूज किया है मैंने कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का मतलब है कि दांतों से संबंधित वो बैक्टीरिया जो दांतों के अंदर रहते हैं वो हमें कार्डियम के अंदर यानी हार्ट की बीमारी के अंदर में मिले हैं। तो ऐसे हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी दांतों के बीमारी के कारण हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, लंग्स की बीमारी हो सकती है, यहाँ तक के दांतों से संबंधित बहुत सारी व्याधियों के कारण पेशेंट्स को स्ट्रोक आ सकते हैं। जो गर्भवती हमारी बहनें है तो होती है, माताएं जो होती है, उन लोगों को कई सारे मसूड़ों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकते हैं, और प्री टर्म लो बर्थ वेट बेबी भी ये मसूड़ों के संबंधित बीमारी के कारण हो सकते हैं। तो इतना महत्व है हमारे ओरल हेल्थ का, जो कि एक पूर्ण जनरल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ओरल हेल्थ। तो इसके लिए ही इस ओरल हेल्थ को
अपने मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उसकी निगाह रख सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई आपको ज्ञान की बातें नहीं बताई जाएगी कि आपको 2 बार ब्रश करना है, आपको यूँ ब्रश करना है, आपको ट्यूब ब्रश करना है। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ भरे पड़े हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस क्या करने वाले हैं? तो डिस्कस हम लोग वो चीज़ें करने वाले हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ में घटित होती है, या जो हमारे को क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन हम लोग कभी पूछ पाते हैं या कभी नहीं पूछ पाते। तो चलिए हम लोग हमारा सफ़र शुरू करते हैं इन दांतों के संबंधित जो बीमारियां हैं या जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं या जो हमारे सवाल होते हैं उसके द्वारा। सबसे पहले देखिए कि जो एक छोटा बच्चा रहता है उसको मुंह के अंदर में कोई भी दांत नहीं रहता है, सिर्फ मसूड़े रहते हैं, उनको दांत आने के रहते हैं। उसी समय से उस बच्चे की ओरल हाइजीन, जिसको हम लोग बोलेंगे मौखिक स्वास्थ्य को केयर करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अपने को क्या करना चाहिए कि एक सॉफ्ट कपड़ा या गॉसविस उंगली पे लपेट के, या जो फिंगर ब्रशेस भी आती है, छोटे बच्चों के जो सामान मिलते हैं उन दुकानों पे बहुत इजीली और बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाती है, उसके द्वारा उनके अभी दांत आए नहीं है फिर भी टाड़ू को, जीभ को और इन मसूड़ों को हमें साफ करते रहना है। फिर क्या होता है आगे, कभी कभी कुछ बच्चों को इस तरीके से, जो आप पहले चित्र में अगर आप देख पा रहे हैं, तो उन बच्चों को एक छोटी छोटी फुंसी जैसी मसूड़ों के ऊपर हो जाती है। एकदम 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसको यह सिस्ट बोलते हैं हम, नियोनेटल सिस्ट। वो नियोनेटल सिस्ट हो जाती है। या दूसरे पिक्चर में अगर आप देख सकते हो तो कुछ छोटे बच्चों को दूध के दांत होते हैं, वो जन्म से ही रहते हैं। अब इन बच्चों को अगर ये दांत जन्म से रहेंगे तो इनको दूध पीने में, सकिंग करने में बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे समय पे डेंटिस्ट को कंसल्ट किया जाता है और इन बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। यह काम फॉर्चुनेटली गायनेकोलॉजिस्ट या बच्चों को देखने वाले जो पेडियाट्रिशियन है वो कर लेते हैं, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह बहुत कॉमन चीज़ है जो कि छोटे बच्चों में एकदम जो पैदा होते हैं 1 दिन के, 2 दिन के बेबीज़ में देखने को मिलती है। इसका कारण कोई ऐसा विशेष नहीं है। डेवलपमेंट कभी कभी दांतों की थोड़ी सी जल्दी हो गई तो दांत पहले ओरल कैविटी में आ गए, ये उसका कारण होता है। अब देखिए, दांत आते कब है? जो हमारे छोटे बच्चों को जो रहते हैं वो 20 दांत रहते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर टीथ जो है वो शुरुआत होती है, जो बीच के जो दांत है, सामने के 2 दांत रहते हैं, वो 8 से 12 महीने में आते हैं और 6 से 7 साल की उम्र में वो गिर जाते हैं। उसके आजू बाजू जो दांत रहते हैं वो 9 से 13 महीने में आते हैं और 7 से 8 साल में वो गिर जाते हैं। ऐसे ही जो कनाइंस रहते हैं, जिनको सूढ़े दांत भी बोलते हैं, हम, नुकीले जो दांत रहते हैं, वो 16 से 22 महीनों में आते हैं और 10 साल से 12 साल की उम्र तक गिर जाते हैं। ऐसे ही जो दाढ़ें हैं छोटे बच्चों की, वो भी 13 महीने से लेके 33 महीनों तक आती है और 12 साल की उम्र तक वो भी गिर जाती है। ऑलमोस्ट सेम ही जो है पैटर्न वो लोअर टीथ के लिए भी है। तो लगभग लगभग 12 साल की उम्र तक सभी टूथ के दांत गिर जाने चाहिए या गिर जाते हैं। यह सिर्फ एक चार्ट बताया हुआ है बुक के हिसाब से, यह एक इलस्ट्रेशन है। किसी बच्चे के दांत पहले भी आ सकते हैं, किसी बच्चे के दांत थोड़े से लेट भी आ सकते हैं। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं हमारे पास में अप्रोच करते हैं, 4 साल के, 5 साल के बच्चों को लेके आते हैं कि इसका ये दांत नहीं आया या इसका वो दांत नहीं गिरा, या उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के दांत थोड़े से लेट आ रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, आप उसके तरफ ध्यान दे रहे हो, आपकी जिज्ञासा है, आपने उस चीज की तरफ ध्यान दिया, तो आप तो बिल्कुल साधुवाद के पात्र हो। लेकिन आप आपके डेंटिस्ट से इस बारे में सलाह कर लीजिए, और अगर आपके डेंटिस्ट आपको अश्योर कर देते हैं कि इनके दांत अभी आ जाएंगे या अभी आने में इनको समय है, तो आप उसके बारे में निश्चिंत होकर रहिए। अगर किसी डेंटिस्ट को अगर लगेगा कि ये सही में बहुत लेट आ रहे हैं, तो वो आपको आगे इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करेंगे और उसके अलावा बाद में जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत है वो सजेस्ट करेंगे। तो ये एक आर्बिट्ररीली टेंटेटिव चार्ट है कि बच्चों के दांत कब आते हैं। अब जब बच्चों के दांत आते हैं उस समय हमने बहुत देखा है कि बच्चों को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है। वो जो भी चीज मिलती है उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, चबाने की कोशिश करते हैं, बार बार उनका सलाइवा आता रहता है, हल्का सा उनको कभी कभी बुखार आ सकता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है या बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया जैसे सिम्टम्स हो गए हैं, तो यह टीथिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। उस समय आपको बच्चे को, डॉक्टर को, उनके पेडियाट्रिशियन को दिखाना आवश्यक है।
अदरवाइज अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उसको टीथिंग प्रॉब्लम बोल सकते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम ये जो शब्द है ये इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। जब कोई नई चीज शुरू करते हैं, नया बांधकाम शुरू करते हैं या नया वेंचर शुरू करते हैं, उसमें भी जो शुरुआत में जो भी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी टीथिंग प्रॉब्लम बोल के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे टीथिंग प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी रहते हैं। उस समय हम लोग छोटे बच्चों के लिए यह जो पेसिफायर है जो पहले चित्र में बताया गया है, इसका यूज कर सकते हैं। यह पेसिफायर बहुत अच्छी चीज है। अगर छोटे बच्चों को दिया जाए तो उनका जो एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है शक करने की, वो टेंडेंसी भी सेटिस्फाई होती है, और उनको जो सलसल मचती है दांतों में या मसूड़ों में, सॉरी, वो मसूड़ों में सलसल जो मचती है वो भी उनको शांत हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड फोटो में बताया गया है, टीथर्स बहुत अच्छे अच्छे बहुत अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। ये टीथर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करते समय या पेसिफायर का प्रयोग करते समय हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इनको किसी मीठे चीज में डुबाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको शहद में डुबाते या शक्कर में शक्कर की चाशनी में डुबा के दे देते हैं। इनको किसी भी मीठे चीज में डुबाना नहीं है, वैसे ही बच्चों को देना है, और इनको हमेशा साफ रखना है। दूध की जो बॉटल है, बच्चों की दूध पीने की बॉटल जो है, उसको पेसिफायर के रूप में इस्तेमाल मत करिए। सिर्फ बच्चों को फीडिंग के लिए वो यूज़ करिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। और वो भी सिर्फ तब तक यूज़ करना है जब तक बच्चा खुद ब खुद सीधा होके नहीं बैठ जाता। एक बार जब से बच्चा सीधा होके बैठना शुरू कर देता है तो फिर आप कटोरी चम्मच से या फिर ग्लास से जैसा भी हो वैसा उसको दूध पिलाना चाहिए। बॉटल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा जल्दी से जल्दी उस बॉटल की हैबिट को छोड़ भी सकेगा, और कंटिन्यूअस उनके मुंह के अंदर में शुगरी सब्सटेंसेस कम रहेंगे। और बॉटल को भी अच्छे से धो के क्लीन करके ही यूज करना है, क्योंकि जब बच्चे को टीथिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, जब उनके दांत आते हैं तो वो हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। अगर वो चीज इन्फेक्टेड है, उसके ऊपर जंतु है, तो फिर उनको इन्फेक्शन होगा। तो इसीलिए हर चीज को क्लीन किया जाना चाहिए। अब देखिए, छोटे बच्चों के दांतों में भी केरीज होती है। और यह जो पहले रो में जो फोटोज बताई है जहाँ पे आप देख रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज लिखा हुआ है, उसमें स्पेशली सामने के दांत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये जो कीड़ लगी है छोटे बच्चों के दांतों में, यह कीड़ बेसिकली बॉटल्स का ज़्यादा यूज़ करने के कारण लगी है। इनको नर्सिंग बॉटल केरीज ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं या कुछ किताबें मेंशन करती है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे आगे कि कीड़ कैसे लगती है दांतों में, लेकिन आप देख रहे हो कि इन छोटे बच्चों के दांतों में भी कीड़ लग सकती है, और इतने ज्यादा प्रमाण में कीड़ लगती है। यहाँ पे एक बात आप बिल्कुल मन में से निकाल दीजिए कि हमारे बच्चे के दांत ही कमजोर है या इसके दांत सॉफ्ट है इसके लिए इसमें कीड़ लग गई, या इसको कैल्शियम की कमी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दांत कोई सॉफ्ट नहीं रहते, दांत कोई कमजोर नहीं रहते, या दांतों में कैल्शियम की कमी नहीं रहती। अगर दांतों के बनावट में कोई प्रॉब्लम है, जो कि 1000 पेशेंट में से एक आधे में रहता है, तो उसकी अलग टर्मिनोलॉजीज है, उसका अलग डायग्नोसिस है, वो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा। लेकिन हर घर में हम लोग जो देखते हैं कि बहुत प्रमाण इसका बढ़ रहा है, तो वो दांतों बच्चों के दांतों के बनावट में या कैल्शियम की कमी में प्रॉब्लम नहीं है। वो दांतों में कीड़ लगने की एक जो नेचुरल प्रोसेस है वो प्रोसेस हो चुकी है, इसके लिए वो बच्चों के दांतों में कीड़ लगती है। अब वो प्रोसेस क्या है, देखिए, जो दांतों के ऊपर एक प्लाक नाम की एक लेयर जमी रहती है, हमेशा दांतों के ऊपर हमारे जो सलाइवा रहता है ना, उसकी एक लेयर दांतों के ऊपर जमी हुई रहती है। उस प्लाक के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। आपके और मेरे मुंह के अंदर करीबन 500 अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया अभी भी मौजूद है, और उन बैक्टीरिया का नंबर इतना ज्यादा है कि वो काउंट ही नहीं किया जा सकता। तो यह बैक्टीरिया हमेशा हमेशा हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट रहती है। और जब इनको शुगर मिलता है, तो अब जो शुगर है, ये शुगर बहुत अलग अलग फॉर्म में रहता है। शुगर का मतलब जरूरी नहीं कि ग्लूकोज ही मिले। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सैक्रोज, कोई भी फॉर्म में शुगर अगर दांतों के ऊपर ज़्यादा समय तक है, तो उससे यह बैक्टीरिया उस शुगर के साथ में कंबाइन होकर उस शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक एसिड बनाती है, और उस एसिड से दांतों में सड़न पैदा होती है। और जब दांतों में सड़न पैदा होती है तो दांत का एक जो चिकना सरफेस रहता है, जो स्मूथ सरफेस रहता है, वो थोड़ा सा रफ हो जाता है। वो रफ सरफेस होने के कारण वहां पे खाना और फंस के रहता है या खाना और जमा हो जाता है। फिर ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे पनपती है, ज्यादा एसिड बनाती है, और फिर ये एक विस्कस साइकिल चालू हो जाती है। तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि बच्चों को जब हम लोग बॉटल से दूध देते हैं या और कोई ड्रिंक्स देते हैं छोटे बच्चों को शुगर से रिलेटेड, तो उसके बाद में उनको पानी पिलाना है, कुल्ला करवाना है, दांतों की सफाई करवानी है।
कई बार हम लोग फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट जूस और जो हमारे कंटेन के जो जूसेस आते हैं उसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते। आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हमारे प्रिजर्व्ड जूसेस रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में शुगर रहती है। उससे कभी भी बच्चों को फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस देना बेटर है, अगर आप ऐसा कुछ बच्चों को देते हो तो। अगर बच्चों को बॉटल से दूध पिलाया जाता है तो आप कोशिश करिए कि बगैर शक्कर के दूध पिलाने की उनको आदत डालिए, क्योंकि जो वो फीडिंग करते हैं मदर मिल्क में जो फीड करते हैं वो भी तो बगैर शक्कर का ही रहता है, तो उनके ऊपर से दूध में शक्कर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होती है एक कीड़ लगने की प्रक्रिया। तो बच्चों को डेंटिस्ट के पास में कब लेके जाना है? उसको कीड़ लगने के बाद में लेके जाना है? नहीं, जब दांत का बच्चों का पहला दांत आ जाता है तब उनकी पहली विजिट होनी चाहिए, या जो उनका पहला बर्थडे आता है तो उसके आसपास उनकी पहली डेंटल विजिट होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि उस बच्चे के दांत प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये डेंटिस्ट देखकर आपको सजेस्ट करेगा। उनका प्रॉपर केयर किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है, ये इसका सजेशन आपको मिलेगा। और जब बच्चे को बचपन से डेंटिस्ट के पास जाने की एक हैबिट रहेगी तो रूटीन डेंटल चेकअप नाम का जो कंसेप्ट है वो उसके जहन में बैठ जाएगा और वो डेंटिस्ट डेंटल ऑफिस में जाने के लिए डरेगा नहीं, तो उसको एक हैबिट लग जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि छोटे बच्चों का मुंह में पहला दांत अगर दिखने लग गया, इसका मतलब है कि उसको पहली रूटीन डेंटल चेकअप के लिए जाने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट टूथ फर्स्ट विजिट, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब जैसा कि आप अपन ने देखा कि बच्चे जब दांत आते हैं तो वो मुंह में कुछ ना कुछ डालते हैं या कुछ ना कुछ चबाने की कोशिश करते हैं। उस समय तो हमने उनको पेसिफायर या टीथर दे दिया, फिर उनके धीरे धीरे दांत आने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे थंब सकिंग अंगूठा चूसने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं। शुरुआत में वो हैबिट जो थी वो दो कारणों से थी कि उनको सक करने में एक मजा आता था, एक उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता था, और उनके जो मसूड़े सलसल करते थे उसके वजह से वो कुछ ना कुछ हमेशा मुंह में डाल के रखते थे। लेकिन अगर ये हैबिट 4-5 साल तक के बच्चों के बाद में भी नहीं छूटती है, तो जैसा हम लोग नीचे के फोटो में देख रहे हैं, तो बच्चों में क्या होता है कि दांत आड़े तिरछे आने शुरू हो जाते हैं, सामने की बाइट ओपन हो जाती है, दांतों के बीच में गैप आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए भी आपके डेंटिस्ट के पास में सॉल्यूशन होता है। ये हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस है, और ये आपको लगेगा कि अरे ये बच्चे पहनेंगे क्या, बच्चे पहनते हैं, डेंटिस्ट लगाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मुझे पक्का यकीन है कि जितने हमारे श्रोतागण अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हर किसी के घर में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिन्होंने हर चीज का प्रयोग कर लिया। उनको नीम का रस लगा दिया, उनको काली मिर्च लगा दी, फिर भी वो बच्चा सब कुछ चाट जाता है और अंगूठा चाटता है या होठ चूसते रहता है। तो अंगूठा चूसने का तो एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, ऐसी बहुत सारी बच्चों में हैबिट रहती है जिसको ब्रेक करने के लिए हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस आप अपने डेंटिस्ट से बनवा सकते हो। तो ये भी आपका डेंटिस्ट आपको बिल्कुल हेल्प कर सकता है। अब देखिए, हमने यहाँ देखा कि बच्चों को आड़े तिरछे अंगूठा चूसने की वजह से आते हैं। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के दांतों के प्रति, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा सजग रहते हैं कभी कभी कि वो भी हम लोगों को एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, पहला फोटो, अरे इसके दांतों में तो बहुत गैप है। तो छोटे बच्चों के दांतों में इसके लिए गैप रहती है क्योंकि बाद में उन दांतों की जगह पे बड़े दांतों को आना है जो कि ज़्यादा जगह लेंगे, इसके लिए वो गैप वहाँ पे रहती है। सेकंड पिक्चर में आप देखिए ओवरलैपिंग दांत आते हैं, जो नीचे जो पिक्चर बताया हुआ है, यह पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि दूध के दांत अभी गिरे नहीं और पीछे से परमानेंट दांत आना शुरू हो गया। ऑफ कोर्स ऐसे सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर आपको डेंटिस्ट कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है, आप वो दांत अपने आप गिर जाएंगे कुछ दिन में, तो आप पेशेंस रखिए। अगर उन दांतों को निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ईजिली वो दांत निकल सकते हैं, कि ऑलरेडी उन्होंने जड़ छोड़ दी है, नए दांत आ चुके हैं, सिर्फ वो कुछ पॉइंट पे वहां पे अटके हुए हैं जिसको हम लोगों को निकालना है। थर्ड फोटो में आप देख रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास में ये कंप्लेंट लेके कि ये बच्चे के जो नए दांत आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी आपको लग रहा है कि वो दांत बहुत बड़े हैं, एक्सक्यूज मी, अभी आपको लग रहा है कि वो दांत बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे वो बच्चे का चेहरा बड़ा होगा वैसे वैसे ये दांत उनके प्रोपोर्शनेट में दिखेंगे। फिर से बीच की जो फोटो है उसमें दो दांत किस तरीके से दिख रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसको डकलिंग अगली डकलिंग स्टेज ऐसा कहते हैं। तो यह दांत बच्चों में ऐसे ही आते हैं, और जब कनाइंस जो है सूड़े दांत, पक्के वाले सूड़े दांत आ जाएंगे तब ये दांत अपने आप सीधे हो जाएंगे।
उसके बाद में आखिरी फोटो में जो हम देख पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि दांत ऊपर से आते हैं, दांत अंदर से आते हैं। ये सभी चीजों का सॉल्यूशन आपके डेंटिस्ट के पास में है। आप बिल्कुल बिंदास बेहिचक होकर आपके डेंटिस्ट के पास में आप इसको लेकर जाइए। अगर अभी कुछ करने की ज़रूरत है तो आपका डेंटिस्ट आपको बिल्कुल बताएगा। अगर अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर से आपको फॉलोअप के लिए 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उनके परसेप्शन के हिसाब से वो आपको बुलाएंगे। अब देखिए, छोटे बच्चे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, बच्चे कुछ स्पोर्ट्स में, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, उस समय उनके दांत का फ्रैक्चर होना, दांत के टूटने की भी समस्या आती है। उसके लिए भी एक अप्लायंस होता है, माउथ गार्ड। आपने देखा होगा मुक्केबाजों को, बॉक्सर्स को, जब वो लोग खेलते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनको वो एक माउथ गार्ड पहनते हैं। ऐसे ही माउथ गार्ड बच्चों के लिए कस्टमाइज आप अपने डेंटिस्ट से बनवा सकते हैं, जिसके कारण वो स्पोर्ट्स में अच्छी तरीके से खेल पाए, अच्छे से बगैर किसी डर के वो पार्टिसिपेट कर पाए। अब बच्चों के दांत में लगना ही नहीं चाहिए, इसके लिए तो हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, हमें शुगरी सब्सटेंसेस कम करना है, ये वो। उसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पे पहले फोटो में देख पा रहे हो कि ब्रश से बच्चों के दांतों के ऊपर कुछ लगाया जा रहा है, तो वो है फ्लोराइड। आपके अगर डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं तो आप बच्चों के दांतों को फ्लोराइड एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे जो महानगर पालिका का, म्यूनिसिपालिटी का पानी हमारे घर में सप्लाई होता है, उसके अंदर में प्रॉपर जितनी मात्रा में हमें फ्लोराइड चाहिए उतनी मात्रा में फ्लोराइड अवेलेबल रहता है। इसके अलावा कुछ टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड रहता है। उसके अलावा भी अगर आपके डेंटिस्ट को ऐसा लगता है कि आपके बच्चों के दांतों पे फ्लोराइड एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो वो किया जा सकता है। अगर बच्चों के दांतों में इस तरीके से कीड़ लग गई तो उसको फिलिंग भी किया जा सकता है, और उसको फिलिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना परमानेंट दांत को फिलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके नीचे आने वाले नए दांत के लिए वो न सिर्फ जगह रोक के रख रहा है, उसके अलावा वो दांत जब तक है तब तक वो बच्चे को तकलीफ देता रहेगा। उसको चिड़चिड़ापन, उसका पढ़ाई में मन न लगना, नींद प्रॉपर न होना, खाना पीना प्रॉपर न करना, उसके कारण उसको शारीरिक कमजोरी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें होनी होती रहती है। तो चर्चा करेंगे। ये एक बार थोड़ा-सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो एक बार हम लोग समझ लें, फिर ये सेशन हम ओपन कर देंगे सबके डिस्कशन के लिए। बता रहा था कि बच्चों के दाँतों की भी केयर करना, उनको भी ट्रीटमेंट देना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि बड़ों के दाँत में ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अगर यह कीड़ थोड़ी अंदर चली गई और उसमें रूट्स को इन्वॉल्व कर लिया, तो बच्चों के दाँत में भी रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य रहता है कि बच्चों के दाँत में रूट कनाल करने वाले हैं। हाँ, उसका टेक्निकल नाम पल्पेक्टॉमी है, लेकिन जैसा बड़ों के दाँत में रूट कनाल होता है, वैसा ही बच्चों के दाँत में रूट कनाल भी होता है। और जैसा आखिरी फोटो में दिखाया गया है, उनके दाँतों के ऊपर भी स्टेनलेस स्टील की कैप लगाई जाती है। यह एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बच्चों के दाँतों को बचा के रखने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि वो दाँत 12 साल की उम्र तक वहाँ पे रहेंगे। 12 साल की उम्र तक अगर वो रहेंगे तभी अपना काम पूरी तरीके से वो कर पाएँगे। तो अगर किसी 6-7 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट करवाइए और उनके दाँतों के ऊपर आप कैप भी लगवा सकते हैं। अब अगर इसके भी बियॉन्ड कीड़ चली गई कि दाँत हमें निकालना ही पड़ा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में भी क्या होता है कि जहाँ से हमने दाँत निकाल लिया, वहाँ पे उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए एक स्पेस मेंटेनर लगा देते हैं। आप यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हो कि एक दाँत से दूसरे दाँत को वो चिपक ना जाए, झुक ना जाए आपस में, और नीचे से आने वाले दाँत के लिए जगह बना वैसी की वैसी रखे। इसके लिए उसमें हमने एक स्पेस मेंटेनर, एक लूप लगा दिया है ना, ताकि ये दोनों दाँत आपस में जुड़ ना जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अपने डेंटिस्ट के पास में, आपके डेंटिस्ट के पास में अवेलेबल होती है। हर डेंटिस्ट के पास में अवेलेबल होती है, आपको अप्रोच करने की देरी है। अब देखिए, ये बच्चों के दांत धीरे धीरे तो गिरेंगे, या तो अपन किसी कारण से निकाल देंगे, टूट जाएंगे, या उनको गिरना ही है। यह एक चार्ट है कि बच्चों के, जो बड़ों के जो दांत है, परमानेंट दांत, वो कब आते हैं।
तो इसमें दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए ये जो नीले कलर में जो पहली दाढ़ें बताई गई है ना, फर्स्ट मोलर ऊपर में भी और नीचे में भी, यह उम्र के 6 से 7 साल में आ जाती है। तो जिस बच्चे के दूध के दांत अभी गिरने शुरू हुए हैं या गिरने शुरू भी नहीं हुए हैं, उनको पहली परमानेंट दाढ़ आ चुकी रहती है। कई बार उसकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती और हमको लगता है कि अरे ये तो दूध के दांत है, ये गिरेंगे और फिर नए दांत आएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह सामने के जो 20 दांत है, 10 और 10, वो दांत गिर के ही नए दांत आते हैं। परमानेंट दाढ़ें कभी गिरती नहीं है और न उनका कोई प्रिकर्सर रहता है, वो खुद ही डायरेक्ट आ जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि फिर से नीले कलर में जो लास्ट वाली जो दाढ़ें बताई गई है, थर्ड मोलर, जिनको हम लोग विजडम टूथ या अक्कल दाढ़ बोलते हैं, वो 17 साल के बाद, 18 साल के बाद में 21, 22, 25 साल तक की एज में वो आ सकती है। उसको विजडम टूथ इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो एक 18 साल की, 17 साल की एज के बाद में आती है। उसका वैसा विजडम से या मोलर से कोई लेना देना नहीं है। उसका उस दाढ़ को अगर निकाल दिया जाए तो उसका किसी भी चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके एज के कारण उसको वो एक नाम दिया गया है। अब ये जो दांत आते हैं बच्चों को, वो दांत आते समय कभी कभी वो दांतों के बीच में गैप रहती है, जैसे हम लोग नीचे के फोटो में देख पा रहे हैं, या वो दांत आड़े तिरछे आते हैं, या वो दांत सामने आते हैं, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये दांत आड़े तिरछे आ रहे हैं। तो इसी समय अगर आपको लगता है कि दांत आड़े तिरछे आ रहे हैं तो आप आपके डेंटिस्ट के पास में जाइए। अगर वो सही समय है ब्रेसेस लगाने के लिए तो आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ब्रेसेस लगाइए। अगर उनको लगता है कि अभी सही समय नहीं है ब्रेसेस लगाने के लिए, तो वो ब्रेसेस आपको थोड़े समय के बाद में लगाने के लिए ये करेंगे। संगीता भाभी, बैकग्राउंड आवाज आ रही है, क्या आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज बाकी पार्टिसिपेंट्स को? या थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि दांत अगर आड़े तिरछे आ रहे हैं तो इनको ब्रेसेस लगा के सीधा किया जा सकता है। कुछ पेरेंट्स बहुत गड़बड़ में रहते हैं, वो छोटे बच्चों को ही ब्रेसेस लगाना चाहते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि अरे ये तो अभी सिर्फ 13 साल का है या 14 साल का है, अभी से इसे ब्रेसेस लगाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, आपके डेंटिस्ट को प्रॉपर पता है कि ब्रेसेस कब लगाए जाते हैं। अब देखिए ये पहला फोटो जो है ये नॉर्मल ब्रेसेस है जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। सेकंड फोटो में ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस हमने दिखाए हैं, ये भी आपके डेंटिस्ट के पास में अवेलेबल है। और अगर आपको ये भी नहीं दिखाना है और थोड़ी सी एज के हिसाब से आपको दिखाना ही नहीं है कि हमारा ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करना शुरू कर दिए हो और अब आप ऑर्थो ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो नेट के जैसे वो लग जाते हैं और बहुत नजदीक से, बहुत करीब से बैठने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है। अभी तो कोरोना चल रहा है तो बिल्कुल हम लोग मास्क पहन के है, ये तो बेस्ट टाइम है किसी को अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना है तो। लेकिन वैसे भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये मास्क से जल्दी हमें छुटकारा मिल जाए। तो हमारे पास में ये ऑर्थो अप्लायंसेस रहते हैं, ट्रांसपेरेंट अप्लायंसेस रहते हैं, जिसके कारण पता नहीं चलता है कि पेशेंट को ब्रेसेस लगे हुए हैं। अब उसके बाद में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों के पास में आती है, जो पूरा डेंटल ट्रीटमेंट का जो हीरो है या जो सबसे बड़ा जो खलनायक है, हीरो तो नहीं, जो सबसे बड़ा विलन है, वो है दांतों में कीड़ लगना। फर्स्ट फोटो में जो आप देख रहे हो छोटी छोटी कीड़ लगी हुई, वो भी दांतों में कीड़ लगी हुई है। सेकंड फोटो में जो देख रहे हो सामने के दांतों में, थर्ड और फोर्थ फोटो में देख रहे हो आप पीछे के दांतों में, ये सब दांतों में कीड़ लगी हुई है, दांतों में इन्फेक्शन हुआ है। और इसका फिर से हम लोग अगर वो पुरानी वाली स्लाइड देखेंगे कि कीड़ कैसे लगती है, तो प्लाग हमारे ओरल कैविटी के अंदर में बैक्टीरिया रहती ही है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसको वो दांतों के अंदर में अगर फंसा हुआ रह गया या दांतों के ऊपर उसकी लेयर जमी हुई रह गई, तो इस शुगर को खाने के लिए, अब शुगर का मतलब सिर्फ मीठा खाने से नहीं है, शुगर का मतलब कोई भी
कार्बोहाइड्रेट अपने चपाती में, अपने ब्रेड में भी तो शुगर ही है ना, तभी तो हम देखते हैं ना कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया। तो वो शुगर को खाने के लिए, उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो बैक्टीरिया है ये एसिड सिक्रेट करती है, जो कि हमारे दांत को गला के केरीज पैदा करते हैं। तो ये केरीज जो होती है, दांतों में कीड़ लगती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के दांतों में कीड़ लगी हुई है, वो बोलते हैं खाना फंसता है, अपन बोलते हैं कीड़ लगी है, वो बोलते हैं नहीं मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा। तो देखिए, दर्द होना ये एक सिम्टम है ना। अभी हम लोग ऑनगोइंग पेंडेमिक देख रहे हैं, हर किसी को जिसको कोविड इन्फेक्शन है उसको क्या सर्दी खांसी बुखार हर सिम्टम्स आता है क्या? सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ 3 लेयर दांतों की बताई हुई है, पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन, तीसरा पल्प। जब कीड़ सिर्फ इनेमल में रहती है उस समय दांतों में खाना फंसना या खाना चिपकने की प्रॉब्लम शुरू रहती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि टूथपिक से या और किसी चीज से उसको निकाल देते हैं। जब डेंटिन में कीड़ लगती है, कुछ पेशेंट को दर्द शुरू हो जाता है या कुछ को सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन जब पल्प तक ये कीड़ पहुंच जाती है या इसका इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है, तब ऐसा भयंकर दांतों में पेन होता है कि जिसको पेन हुआ है दांतों का, वो बोलता है कि भगवान दांतों का पेन दुश्मन को भी ना दे, है ना। वो फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर जैसा कि ये सेकंड फोटो में बताया गया है, अगर वो दांतों में जो सड़न है वो पल्प के रास्ते अगर जड़ों तक अंदर तक पहुंच जाती है, तो उसके अंदर में पस पड़ जाता है जो कि मसूड़े में से बाहर निकल जाता है ना। ये तीसरा नंबर का जो फोटो यहाँ पे बताया हुआ है, ये दांतों के जड़ के पास में एक पस का साइनस बनने का एक फोटो बताया हुआ है। और ये यकीन मानिए ये बहुत ही माइल्ड फोटो है। इससे ज्यादा अगर थोड़ा सा फोटो में बताता था तो जिनका अभी डिनर बाकी है उनको डिनर जरा मुश्किल हो जाता था। मेरा भी डिनर बाकी है, इसके लिए हम लोग अभी यही फोटो से काम चलाएंगे। लेकिन यकीन मानिए कि इससे बहुत भयंकर भयंकर केसेस रोज आते हैं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ दांतों में कीड़ लगने के दुर्लक्ष्य का वो परिणाम रहता है। तो और ये एक कारण हो सकता है कि दांतों में कीड़ लगी और हमें पता ही न चला हो, क्योंकि वो कीड़ अंदर तक नहीं गई हो। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कभी तो भी पेन हुआ था उसका, और अब वो दांत पूरा निर्जीव हो चुका है, अब उसमें पेन ही नहीं होता क्योंकि वो दांत में जान ही नहीं बची। फिर अब ऐसे निर्जीव हुए हुए दांत को भी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है क्या? क्योंकि पेन तो हो ही नहीं रहा है, अब कभी पेन होने भी नहीं वाला है। हाँ, इसके लिए जरूरी है, क्योंकि एक रास्ता तो बना हुआ है ना। जैसे हम लोग ये सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर कीड़ लगी हुई है और नीचे तक उसको इन्फेक्शन जाने के लिए रास्ता तो बना हुआ है। किस दिन वो इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो जाएगा, वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, अंदर सूजन आ जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं ना कुछ कुछ पेशेंट ऐसे सूज जाते हैं किसी किसी को, तो वो सूजन आ जाएगी, वो हमें पता नहीं। इसके लिए उन दांतों का भी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। तो अब इन दांतों का ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, हम जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि तो दवाई दे दीजिए ना, दवाई से इसका इलाज नहीं होता क्या? या हम लोग जब कैंप लगाते हैं तो एक बहुत ही कॉमन प्रश्न हमें पूछा जाता है, गोळ्या मोळ्या देऊन टाका ना, गोळ्याने होत नाही का? गोली से, दवाइयों से इलाज नहीं होता है डेंटिस्ट्री का। डेंटिस्ट्री में दवाइयाँ या जो गोलियां है वो सिर्फ एक सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करती है, कि जो दांतों में इन्फेक्शन है वो बाकी शरीर में न फैले, इसके लिए वो दवाइयाँ हम लोग देते हैं। उसका दवाइयों से दांत के अंदर की कीड़ जो है वो साफ नहीं होती, जो केरीज है वो साफ नहीं होती। तो आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो, या तो वो छोटा एक्सरे आपको निकालने के लिए बोलेंगे जो कि हर डेंटल क्लिनिक में मौजूद रहता है, या जरूरत पड़ती है तो जैसा पहले पिक्चर में बताया वो बड़ा एक्सरे आपको बोलेंगे, या आपको दांतों का 3D स्कैनिंग, जिसको हम लोग सीटी स्कैन बोलते हैं ना, वैसे दांतों का भी 3D स्कैनिंग होता है। तो अब उस डेंटिस्ट के जरूरत के हिसाब से, उस डेंटिस्ट को जो लगता है उनके हिसाब से आपको ये अलग अलग टाइप के एक्सरेस बताए जाते हैं, और फिर उसके बाद शुरू होती है दांतों की ट्रीटमेंट की प्रक्रिया। अब दांतों की ट्रीटमेंट क्या होती है? तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है, तो दांतों में जो कीड़ लगी है ना उसको साफ करते, एक्सकेवेट करते हैं। यहाँ फर्स्ट फोटो में आप देखिए कि यहाँ पे दांतों में कीड़ लगी हुई है, उसको साफ करके दांतों में एक क्लीन कैविटी बना दी गई है। अब दांतों की कीड़ को साफ करना यानी जैसे हम लोग घर में झाड़ू मारते ना, वैसा नहीं है कि उसके ऊपर गंदगी या कीड़ जमा थी हमने निकाल दिया और दांत वैसा का वैसा हो गया। दांतों की कीड़ को साफ करने का मतलब है कि दांत का उतना जो सड़ा हुआ भाग है उसको निकाल के डाल दिया गया। इसका मतलब वहां पे एक गड्ढा तैयार हो गया जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। जो कीड़ लगी थी उसको हम लोगों ने केरीज बोला था, और यह जो गड्ढा तैयार हुआ इसको हम लोग कैविटी बोलते हैं।
और इस कैविटी को भरना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, वो वैसा का वैसा गड्ढा रहेगा और खाना वहाँ पे फंसेगा और फिर से वो हमने जो अभी प्रक्रिया देखी थी वो विस्कस साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। तो इसको भरना जरूरी है। पहले के समय में उसको सिल्वर अमलगम से, जो इसको हम लोग नॉर्मली चांदी बोलते हैं ना, चांदी से सोने से भरा जाता था। खैर वो चांदी नहीं रहती थी, वो एक दो तीन चीजों का मिक्सचर करके अलॉय बनाया जाता था। लेकिन आजकल दांतों के कलर की फीलिंग्स अवेलेबल है, जैसा कि ऊपर के फोटो में दिखाया गया है, और सभी लोग अच्छी तरीके से यह फीलिंग कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। लेकिन ये कीड़ अगर थोड़ी सी ज्यादा अंदर चली गई तो रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब रूट कनाल ट्रीटमेंट के विषय में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहला तो ये कि दांत निकालना पड़ेगा क्या। रूट कनाल का मतलब दांत निकालना नहीं है, रूट कनाल कर ही इसके लिए रहे हैं क्योंकि दांतों को हमको बचा के रखना है। दांत आपका आपके मुंह के अंदर ही रहेगा, वहीं पे उसको अंदर तक जो इन्फेक्शन गया है, ऐसी अलग एक विशेष प्रकार की जो हमारे पास में निडल्स बोलिए या फाइल्स बोलिए वो रहती है, जो दांत के अंदर तक जाती है और उसको पूरा क्लीन कर दिया जाता है दांत को। और यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल दर्द रहित होती है, पेनलेस होती है। इसके अंदर में एनेस्थेशिया देके, लोकल एनेस्थेशिया देके उतना भाग सुन कर दिया जाता है और फिर ये प्रोसेस की जाती है। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है इस प्रोसेस में। दूसरा एक भ्रांति रहती है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है। रूट कनाल ट्रीटमेंट अगर अच्छे से किया हुआ है और आपने उसके ऊपर फिर कैप लगाई हुई है, तो रूट कनाल ट्रीटमेंट किए हुए दांत सालों साल चलते हैं, 20-20 साल तक वो दांत चलते हैं, वो फेल नहीं होते। हम लोगों ने उन लोगों से सुना है रूट कनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है जिन्होंने शायद प्रॉपर केयर नहीं की, या जिनका रूट कनाल प्रॉपर हो नहीं पाया, या जिनके दांतों को निकालने की जरूरत थी फिर भी रूट कनाल करके कुछ दिन तक उसको बचा लिया गया। हम लोगों ने उन लोगों से सुना है दर्द होता है जिनको वैसे ही बहुत ज्यादा डर लगता है डेंटल ट्रीटमेंट से, या जिनको बहुत स्लाइटली भी अगर उनको कुछ एहसास हो तो उन्होंने सोच लिया कि अरे मुझे तो दर्द हो रहा है ना। तो इसके कारण हम लोगों के मन में एक आ गया है कि नहीं दर्द होता है। जब पेशेंट खुद रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ओह इट इज पेनलेस प्रोसीजर, उसमें तो पेन होता ही नहीं है। तो ऐसा रूट कनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचाया जा सकता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में दांतों के ऊपर कैप लगाई जाती है। अब दांतों के ऊपर कैप लगाई जाना को भी बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। देखिए दांतों के ऊपर हम लोग जब बोलते हैं ना कि आप दांतों को माप देने के लिए आइए, उसके ऊपर कैप लगाएंगे, तो पेशेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि पहले दांत को थोड़ा सा घस के छोटा किया जाएगा। उनको लगता है कि बस दांत का ऐसा माप ले लेंगे और उसके साइज की कैप बनकर आ जाएगी। देखिए अगर दांत का वैसा माप ले लेंगे तो जैसे हमारे सिर के ऊपर हेलमेट पहनते हैं तो वैसा वो हेलमेट बनकर आ जाएगा जो थोड़ा सा और बड़ा रहेगा। हमको दांत के साइज का ही कैप चाहिए। इसके लिए जैसा पहले और दूसरे फोटो में बताया गया है, दांत को घस के थोड़ा छोटा किया जाता है ताकि दांत के ओरिजिनल साइज के जैसी कैप बनकर आए। और बहुत अलग अलग टाइप की कैप अवेलेबल रहती है, जैसे मेटल की कैप है, मेटल प्लस सिरेमिक की कैप है, अंदर से मेटल रहता है ऊपर से सिरेमिक रहता है, फुल सिरेमिक की कैप है ना। तो ऐसे बहुत प्रकार की कैप डेंटिस्ट के पास में अवेलेबल रहती है। आप उनको चॉइस पूछिए, आप आपका थोड़ा सा बजट उनको बताइए, उसके हिसाब से यह सब कैप आप लग सकती है। सभी कैप का एक ही काम है कि जो रूट कनाल किया हुआ दांत है उसको वो प्रोटेक्शन करके रखे, उसको वो बचा के रखे। ये कैप लगाने का उद्देश्य रहता है। अच्छा, अब कैप लगाने में भी बहुत सारे लोगों को एक भ्रांति रहती है, वो तो निकल ही जाती, कैप तो निकल ही जाती है ना। पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि कैप लगाइए तो बोलते नहीं नहीं ते तो निगुन जाते, हमारे पड़ोसी ने लगाई थी तो वो निकल गई, हमारे घर में किसी ने लगाई थी तो वो निकल गई। देखिए कैप निकलने के दो कारण रहते हैं। पहला कारण तो आपने डेंटिस्ट के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, यानी आपने चिक्कट या कड़क चीजें जो है चिपचिपे पदार्थ, एक्लेयर्स, चॉकलेट, च्युइंगम ये खाया या कुछ न कुछ कड़क खाने में आया। बहुत सी बार पेशेंट्स को याद ही नहीं रहता कि हमने कुछ कड़क चीज खाई, जाम खा लिया, जाम का बीज आ गया, वो कैप निकल जाती है। प्रसाद में कुछ चिपचिपी चीज खा ली, वो कैप निकल सकती है। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके दांत की हाइट ही छोटी है। अब आप सोचिए कि दांत की अगर हाइट ही छोटी है तो कैप उसके ऊपर चिपकेगी कैसे। तो उस समय अपने को मसूड़े को थोड़ा सा नीचे करके, मसूड़े को हल्का सा नीचे करके दांत की हाइट बढ़ानी पड़ती है ताकि कैप को चिपकने के लिए वहां पे जगह रहे, है ना। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है कैप लगाने के पहले और रूट कनाल करने के बाद। और कैप लगाने के पहले क्राउन को लेंथनिंग करने की, लंबा करने की एक प्रक्रिया की जा सकती है अगर आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं तो।
अब कुछ दांत ऐसे रहते हैं जो बचाए ही नहीं जा सकते, रूट कनाल करके भी नहीं। हमने देखा कि फिलिंग के बाद रूट कनाल करके भी अगर दांत नहीं बचाए जा सकते, या जैसा सेकंड फोटो में बताया है कि रूट कनाल करना भी पॉसिबल नहीं है, या रूट कनाल करने के बावजूद भी इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा। देखिए डेंटिस्ट है, कोई भगवान तो है नहीं कि बिल्कुल रूट कनाल कर दिया तो आपका दांत को नया जीवन मिल गया। कुछ 10% केसेस में रूट कनाल भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका रहता है कि रूट कनाल करने से भी वो शायद नहीं बचाया जा सकता दांत। खास तौर से जो तीसरे नंबर की जो दाढ़ रहती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्कल दाढ़ कहते हैं, वो दाढ़ जैसा हम तीसरे फोटो में बताया गया है, वो दाढ़ अगर टेढ़ी आ रही है, उसके ऊपर आधे समय दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, या वो जैसा आखिरी फोटो में बताया वो सामने वाले दांत को तकलीफ दे रही है, वहां पे कीड़ा लगने में सहायक बन रही है, तो ऐसे सभी सिचुएशन में दांत को निकाल देना पड़ता है। अगर दांत बहुत खराब है तो भी उसको निकाल देना पड़ता है, या दांत को मुंह में आने के लिए जगह ही नहीं है तो भी दांतों को निकाल देना पड़ता है। अब दांत निकालना यानी आधे लोगों को तो वही टेंशन आ जाता है, अरे बाप रे दांत निकालेंगे क्या। दांत निकालना बहुत ही नॉर्मल सी आम सी प्रक्रिया है, उससे ना आंखों पे असर होता है ना कुछ होता है। दांत निकालने के कारण आंखें कमजोर हो जाती, उतनी ही भ्रांति है जितना बिल्ली के रास्ते काटने से हमारा काम बिगड़ जाता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, दांतों का आंखों का कोई संबंध नहीं है। अगर आपको जरूरत है दांत निकालने की तो आप बिल्कुल निडर होकर दांत निकलवा लीजिए, फिर से रूट कनाल ट्रीटमेंट के जैसा वो पेनलेस प्रोसीजर होती है। अब दांत हमने अगर निकाला तो दांत को फिर से बैठाएंगे भी, है ना। तो दांत बैठाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक मोटा मोटी तौर पे ये समझ लीजिए कि निकालने डालने वाले दांत होते हैं, जो कि जैसे ऊपर के फोटो में बताए गए हैं। कुछ दांत भी हम लोग बैठा सकते हैं, इधर के 2-3 दांत गायब है, इधर के 2-3 दांत गायब है, तो भी निकालने डालने वाले बैठाए जा सकते हैं। एक सिंगल दांत भी निकालने डालने वाला बैठाया जा सकता है। या हमने हमारे दादी नानी को जो देखा हुआ है कि वो पूरी की पूरी बत्ती सी लगाते हैं, तो बत्ती सी भी निकालने डालने वाली बैठाई जा सकती है पूरी की पूरी। दूसरा प्रोसीजर रहता है कि हम लोग ब्रिज लगा सकते हैं, यानी एक दांत गायब है, आसपास के दो दांतों को हमने घस के थोड़ा छोटा कर दिया, उन दो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके हमने ब्रिज लगा दिया यानी कैप लगा दी, और उस दांतों को फिक्स दांत लगा दिया। ये निकाला डाला नहीं जा सकता, आपके डेंटिस्ट ने एक बार उसको चिपका दिया तो वो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। ये जो ब्रिज है ये आसपास के दांतों से सपोर्ट लेते हुए परमानेंट दांत लगाए जा सकते हैं। तीसरा एक प्रक्रिया रहती है, वो जो अभी चल रही है सबसे ज्यादा जो हम लोग कर रहे हैं, वो है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का क्या है कि जैसे कुदरती तौर पे दांत हड्डी में फिक्स रहते हैं, वैसे ये इम्प्लांट हड्डी में फिक्स रहते हैं, है ना। तो ये इम्प्लांट फिर से एक सिंगल दांत का भी इम्प्लांट लगाया जा सकता है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं पहले और उसके नीचे की फोटो में कि इम्प्लांट यानी, हाँ बहुत सारे लोग हैं ना इसको स्क्रू भी बोलते हैं, ठीक है आप बोलिए स्क्रू, लेकिन ये ना इम्प्लांट है, स्क्रू के जैसा दिखता है लेकिन ये स्क्रू नहीं होता है ना कि स्क्रू कस दो दांत में, तो भाई ऐसा नहीं होता है स्क्रू कस दो दांत में। ये इम्प्लांट है जो प्रॉपरली, जैसे हम लोग सुनते हैं ना घुटनों का ट्रांसप्लांट करवाया या और बाकी चीजों का ट्रांसप्लांट करवाया, वैसा ही ये दांतों का ट्रांसप्लांट है। ये टाइटेनियम का बना हुआ एक स्पेशल टाइप का दांत की जड़ है जो हड्डी के अंदर जाएगी और दांत को, ऊपर आने वाले दांत को वो सपोर्ट करेगी, उसके ऊपर हम लोग नकली दांत लगा देते हैं। इससे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आसपास के दांतों को कट करने की या उनका सपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इन इम्प्लांट्स के भरोसे हम लोग पूरी की पूरी बत्ती सी भी लगा सकते हैं, एक दांत से लेके तो पूरे ऊपर नीचे के जबड़े का पूरी बत्ती सी भी हम लोग इम्प्लांट्स के भरोसे पे लगा सकते हैं। तो ये एक कॉमन जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस होती है और जो डेंटिस्ट आप लोगों को हेल्प कर सकता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। कुछ एक दो प्रॉब्लम्स और है जो कि मसूड़ों से संबंधित है। बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि किसी को मसूड़े में बहुत प्रॉब्लम है, मसूड़े में सूजन है, मसूड़े में सलसलाहट होती है, मसूड़े में तकलीफ होती है, खून आता है मसूड़ों में से, है ना, दांत किसी के हिलने लग गए हैं या मसूड़े नीचे चले गए हैं, दांत लंबे लंबे दिखने लग गए हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम होता है पायरिया की बीमारी में कि बहुत गंदी बदबू हमारे मुंह से आती है, और ये आप यकीन मानिए कि सोशली बहुत ही अनएक्सेप्टेबल चीज है। अब ये गंदी बदबू आने का इलाज क्या है? उसका इलाज है ये मास्क। आप चाहते हैं क्या कि हम लोग ये मास्क पहनकर ही रहे? हर कोई चाहता है कि ये पेंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो और हमें मास्क से छुटकारा मिले।
देखिए डेंटिस्ट को तो आदत है, जब भी हम लोग काम करते हैं हम लोग मास्क पहनकर ही काम करते हैं, तो हमें मास्क पहनने में विशेष दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन सोचिए कि अगर हमारी मुंह से बदबू आ रही है उस कारण से हमें कहीं पे मास्क पहनना पड़े, तो इससे ज़्यादा तो बेइज्जती कुछ भी नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमें रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर अंतराल पे डेंटिस्ट से दांतों की सफाई करवानी पड़ती है। आप यहाँ देखिए डेंटिस्ट के पास एक स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें से पानी की धार आती है और वो पूरे दांतों को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक मिथक कि दांतों को क्लीन करने के बाद दांतों में गैप बढ़ जाती है। देखिए ऐसा नहीं है, ओरिजिनल जो दांत है उनमें जो गैप है वो तो वैसी ही रहेगी। उसके अंदर जो कचरा जमा था ना वो कचरा निकल गया, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे गैप हो गई करके। तो गैप भरने के लिए हम लोग क्या कचरे का इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं। दूसरा एक हमारा हमेशा से मन में रहता है कि दांत ढीले हो जाते हैं क्या दांतों को सफाई करने से? ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि दांतों में जैसे जैसे गंदगी कचरा भरता रहता है कि उसमें हड्डी और मसूड़े की लेवल नीचे नीचे होती जाती है। अब वो दांत रहता है कचरे के भरोसे सपोर्टेड। तो जैसे ही कचरा हटता है को तो कुछ समय के लिए टेम्पररीली वो दांत थोड़े से अपने को लगता है कि हिल रहे क्या, लेकिन जैसे ही कचरा हटा फिर से मसूड़े ने पकड़ बना ली दांतों के ऊपर और दांत मजबूत हो गए, और इस बार दांत मसूड़ों के भरोसे मजबूत हुए ना कि कचरे के भरोसे। तो दांतों की सफाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, जिससे हमने पहली स्लाइड में जो प्रॉब्लम देखे थे पायरिया से संबंधित ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं, और मुंह से दुर्गंध आना का भी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। इसके बावजूद अगर मुंह से दुर्गंध आती है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो आपके डेंटिस्ट आपको और दूसरे ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है कि दांतों की सफाई करना, इसका मतलब दांतों का पीलापन हटाना नहीं होता है। दांतों की सफाई मतलब दांतों के ऊपर जमी हुई गंदगी हटाना। दांतों का पीलापन हटाना यह एक एस्थेटिक या कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसको ब्लीचिंग कहते हैं। हम लोग ब्यूटी पार्लर में या कहीं पे ब्लीचिंग करवाते हैं ना चेहरे की, वैसे ही दांतों की भी ब्लीचिंग होती है जिससे दांतों का पीलापन हटके दांत सफेद हो जाते हैं। तो ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। ऐसे ही कुछ और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स रहती है, जैसे कभी किसी के मसूड़े काले रहते हैं तो उसको पिंक किया जा सकता है। किसी के दांत लंबे लंबे दिखते हैं, मसूड़े कम हो गए, घसर गए, तो हम लोग नकली मसूड़े लगा सकते हैं। किसी पेशेंट के दांतों में इस तरीके से प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर लैमिनेट्स या विनियर्स लगा के भी उनका स्माइल डिजाइनिंग किया जा सकता है। आपके डेंटिस्ट के पास में आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट आपके अगर दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है, तो वो टूथपेस्ट यूज करने के अलावा भी डेंटिस्ट के पास में कुछ ऐसी कोटिंग्स रहती है जो आपके दांतों पे लगाने से सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाता है, कई दिनों तक आपको उसमें आराम मिलता है। इन जनरल आपके पूरे दांतों का परफेक्ट स्माइल डिजाइनिंग, डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग आपका डेंटिस्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट सभी डेंटिस्ट के पास में अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके द्वारा, जिसमें कंप्यूटर द्वारा पूरा का पूरा स्माइल का डिजाइनिंग आपका हो जाता है। इसमें जो दिक्कत आती है वो ये पहली दिक्कत कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता, ओ या मुझे नो, डेंटिस्ट क्या के हो पास रहा में, है ये? हमें डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने से या चेकअप करवाने से बहुत प्रॉब्लम होता है ना? अभी एक जो आवाज आई थी ओ नो क्या हो रहा है, ये तो ऐसा ही एक फीलिंग, ऐसी ही एक फीलिंग आती है कि ओ नो ये क्या होने वाला है करके, है ना? तो यह जो फीलिंग एक आती है, बहुत जिन्होंने भी वो एक्सप्रेशन दिया, आई एम थैंकफुल टू देम, कि यही एक फीलिंग पेशेंट के मन में आता है कि ओ नो अब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। डेंटिस्ट भी इंसान है, उनको भी समझता है कि कहाँ दर्द होना है, कहाँ दर्द नहीं होना है। कोई डेंटिस्ट ये नहीं चाहेगा कि आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो। वो बिल्कुल दर्द रहित ही प्रोसीजर करना चाहता है। अपन ने जो सुन के रखा है ना डेंटिस्ट्री में दर्द होता है, वो थोड़ी सी पुरानी बात थी, जब लोकल एनेस्थेशिया या बाकी के जो एनेस्थेशिया है, सीडेशन है, वो इतने डेवलप नहीं हुए थे। अब तो इतनी एडवांस चीजें हैं कि आपको, और एडवांस चीजें है यानी कहीं बाहर फॉरेन में नहीं है, आपके घर के बाजू में आपका जो डेंटिस्ट है, आपका जो दोस्त है, उसके डेंटल क्लिनिक में भी वो चीजें अवेलेबल है, मेरे दवाखाने में भी वो चीजें अवेलेबल है, जिससे आपको इंजेक्शन देते तो वो भी पता नहीं चलता कि इंजेक्शन दिया है, और पूरा भाग सुन हो जाता है और हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डेंटिस्ट के पास जाने के डर को
दर्द के कारण भी और बार बार जाना पड़ेगा इस कारण भी, क्योंकि जितना जल्दी डेंटल ट्रीटमेंट आपका होगा उतना कम समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सेकंड एक जो हमारे मन में रहता है कि फिर ये चीज का तो कॉस्ट भी बहुत रहेगा डेंटिस्ट के अंदर में। तो देखिए डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंस इज एक्सपेंसिव। अगर आपने जब कम प्रॉब्लम था तभी अगर डेंटिस्ट को बता दिया तो अपना बहुत कम खर्चे में अपना काम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रॉब्लम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको लगने वाला खर्चा भी बढ़ता जाता है। और क्या होता है कि हमको लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप अगर आप इम्प्लांट का एक इम्प्लांट खुद इतना महंगा मटेरियल आता